स्वागत है आप सभी का डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स बाय राकेश सिंह सूर्यवंशी में। जैसा कि आप सभी को पता है, करंट अफेयर्स के डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में 24 घंटे में जो भी घटनाएं घटी हैं उसकी डीप नॉलेज दी जाएगी, उसके आसपास की सराउंडिंग्स जो हैं उससे रिलेटेड भी। सेगमेंट नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि जो भी स्टैटिक पार्ट है इसका, ठीक है, यानी जीके और जीएस से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग 20 to 25, कभी 30 इस तरीके से क्वेश्चंस हम टच करेंगे। और जो थर्ड पार्ट होगा उसमें कोडिंग डिकोडिंग आपको सिखाई जाएगी। एक एक पेज की चीज़ें जो रहती हैं उसको एक लाइन में कैसे कंसाइज मैटर आप कर सकते हैं और याद करके अपने नोटबुक में उसको नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाले जब एग्ज़ाम का समय आएगा तो आप महसूस करेंगे कि लगभग 7 से 8 पेजेस में जो कोडिंग्स आपकी हैं वो पूरे के पूरे जीएस को कवर कर ले रही हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी कौन हैं? अमित मिश्रा, सीताराम कुंटे, अरुण कुमार सिंह या अनिल मलिक? तो ये अरुण कुमार सिंह साहब हैं। ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो है आपका बीपीसीएल, उसके प्रबंध निदेशक और सीएमडी बनाए गए हैं। आइए बीपीसीएल के बारे में कुछ जान लेते हैं। बीपीसीएल या भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और गैस की कंपनी है, ठीक है, यानी पब्लिक वो है, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी है, गवर्नमेंट की। यानी इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। मुख्यालय महाराष्ट्र में है। चेयरमैन एंड सीएमडी अभी मैंने बताया ये अरुण कुमार सिंह साहब हैं ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखने वाली है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रोमिला थापर, आनंद प्रकाश माहेश्वरी, राम सेवक शर्मा या डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह? तो आंसर है आपका शकुंतला हरक सिंह। शकुंतला हरक सिंह को विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज अभी प्रदान किया गया है हाल ही में, ठीक है। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह एक भारतवंशी ग्लोबल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, ठीक है, ग्लोबल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को यह पुरस्कार समुद्री भोजन और खाद्य तंत्र के लिए समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जो भी 5 महत्वपूर्ण पुरस्कार है उनको अब थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे जो उसके आसपास की सराउंडिंग्स की चीज़ें हैं वो भी हम टच करते हुए चलेंगे, जिससे आपका, हमारा और आपका दोनों का उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है एग्जाम क्वालिफाई करना और हमारा उद्देश्य है इस तरीके के पोटेंशियल वाले मटेरियल प्रोवाइड करना आपको कि जो आपके लिए सहायक हो। देखिए, जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ, मैं चाहूँ तो शॉर्ट में वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन जानबूझ करके मैं सारी जो डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता हूँ, ये सारी चीज़ें जो लिख करके देता हूँ, आपको लगता होगा आधे घंटे की वीडियो तैयार करने में 4 घंटे लग जाते हैं। मटेरियल निकालना, तैयार करना, टाइप करना और फिर उसको ऑडियो देना और सामने पढ़ा करके और फिर आपको अपलोड करना उसको। लेकिन मैं ये सब इसलिए करता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेंगे, अगर आपको ज़रूरी लगता है तो ये आगे आने वाले समय में आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉप 5 आपके पुरस्कार हैं उसको देख लेते हैं। वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाले भारतीय महिला कौन है? कृति करंत। वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021, ठीक है, इनोवेशन के लिए इनको दिया गया है। ये है कृति करंत। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, पूछा जा चुका है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार सम्मानित किसे किया गया है? रुमाना सिन्हा सहगल को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर अवार्ड 2021, ऑस्कर हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है, कोई कहने वाली बात नहीं। तो ऑस्कर अवार्ड 2021 बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड प्रोवाइड किया गया है ये क्लोए झाए को मिला है, चाइनीज़ है ये। सर रिचर्ड हैडली अवार्ड, ठीक है, ये क्रिकेटर थे। सर रिचर्ड हैडली किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से? तो ये है विलियमसन, केन विलियमसन। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? दुती चंद, ठीक है। ये पुरस्कार से रिलेटेड जो चीज़ें थी लेटेस्ट वो आपको समझा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य में भारतीय राजदूत यानी इंडियन एम्बेसडर कौन नियुक्त किया गया है? अशोक मेहरा, गोपाल कृष्ण मेहरा, रामकरण वर्मा, आनंद वर्मा? तो इसका आंसर है रामकरण वर्मा। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में भारतीय राजदूत इंडियन एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? ए अशोक मेहरा, बी गोपाल कृष्ण मेहरा, सी रामकरण वर्मा या डी आनंद वर्मा? आंसर इज रामकरण वर्मा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, चूंकि बात हुई है अफ्रीकी गणराज्य की।
मध्य अफ्रीकी गणराज्य यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इसका मूल नाम है। राजधानी इसकी है बांगुई। करेंसी जो होगी वो होगी सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक, CFA, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक जो है ये आपका वो आ जाएगा करेंसी इसकी। राष्ट्रपति होंगे इसके फास्टिंग अरकान्स टुएंड्रा। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच भारत सीरीज वार्ता 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? दूसरा, पहला, तीसरा या चौथा? आंसर इज 4, चौथा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या है। भारत की तरफ से अध्यक्षता वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के मंत्री अजय सेठ ने की। इसमें भारत की तरफ से जो इसकी अध्यक्षता है वो अजय सेठ जी ने की। उद्देश्य क्या है इसका? इस बैठक में दोनों देशों द्वारा निवेश, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, फिनटेक, प्राइवेट और वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न पहलुओं पर सहयोग के बारे में चर्चा की गई है। अब चूंकि बात स्विट्जरलैंड की आई है तो आइए स्विट्जरलैंड के बारे में देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, करेंसी है स्विस फ्रैंक, राष्ट्रपति इसके गाय हैं। ठीक है, गाय परमेलिन। तो जब राष्ट्रपति जहाँ का गाय होगा तो कुछ कहने की बात ही नहीं। तो याद रखना बहुत आसान है कि स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति तो गाय है। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ। स्विट्जरलैंड में बहुत सारे जो भी संगठन हैं उनके मुख्यालय हैं। ठीक है, तो उसको आप याद कर लीजिए। इसकी एक ट्रिक भी मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले आप इसको देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ का मुख्यालय जिनेवा, ITU। सार्वभौम डाक संघ UPU के मुख्यालय है बर्न, स्विट्जरलैंड, राजधानी है बर्न। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, मुख्यालय जिनेवा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC, लुसाने। यूरोपीय आर्थिक समुदाय जिनेवा। यूरोपीय ऊर्जा एजेंसी जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन WTO, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, जिनेवा। रेड क्रॉस जिनेवा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, सार्वभौम डाक संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मौसम विज्ञान संगठन, बौद्धिक संपदा संगठन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन जिसको अंकटाड के नाम से जानते हैं, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। अंकटाड का मुख्यालय ये भी जिनेवा में है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग, उसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। और इस तरीके से आप देखेंगे तो रेड क्रॉस और WTO का मुख्यालय भी जिनेवा में है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपको जो इंपॉर्टेंट लगा करें उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लिया करें। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका 10.1, 15.4, 10.9 या 10.6? तो ये 10.1 रहने का अनुमान लगाया। हालांकि इन्होंने पिछली बार मेरा ख्याल है 5.9 का लगाया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ कहीं डिटेल ये है 5.9। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2022 में 10.1% की दर से बढ़ेगी, जो जनवरी की रिपोर्ट में देश के लिए 5.9% के अनुमान से दोगुनी वृद्धि का अनुमान है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी इस रिपोर्ट में 2021 में भारत की GDP 7.5% रहने का अनुमान है। यानी 2021 में 7.5 और 2022 में जो है वो 10.1। ओके, अब ये जान लेते हैं ये GDP है क्या? GDP का क्या मतलब है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में, जैसे 2020-21 या 21-22, किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद या GDP कहते हैं। ठीक है, जितना उत्पादन होगा उस एक फाइनेंशियल ईयर में, तो किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद या GDP बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, अब चलते हैं। चर्चा हुई है यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र, उसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस। स्थापना हुई इसकी 24 अक्टूबर 1945। ये डेट भी पूछ लेता है आपसे एग्जामिनेशन में। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है इसका। सदस्य है 193 और एंटोनियो गुटेरेस काफ़ी समय से इसके अध्यक्ष बने हुए हैं यूनाइटेड नेशंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बलजीत कौर एवरेस्ट पर्वतमाला की चोटी
पुमोरी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला बनी। यह चोटी किस देश में स्थित है? जापान, नेपाल, रूस या बेलारूस? एंड आंसर इज नेपाल। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बलजीत कौर हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं, ठीक है। और बाकी एवरेस्ट के बारे में बता देते हैं। एवरेस्ट की पर्वतमाला की 4 महत्वपूर्ण चोटियां हैं, ठीक है, जिसमें सबसे ऊंची एवरेस्ट है। लेकिन सबसे नीचे जो आएगी, जो 4 प्रमुख है उसमें नीचे, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, तो नुप्तसे, पुमोरी, लाहौत्से और फिर आएगा एवरेस्ट, ठीक है। और इसका 8,848.7 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। भारत के 5 राज्यों को छूता है नेपाल। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, कौन कौन से 5 राज्य हैं जो नेपाल को छूते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। 8,848.7 मीटर है, ठीक है। कहीं कहीं 8,848 ऐसी नॉर्मल उसमें, और जहाँ सेगमेंट में आ जाए पॉइंट में तो आप उसको वो भी देख लीजिएगा। 8,848.7 मीटर ऊंचाई है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसे नेपाल में सागर माता के नाम से जानते हैं और भारत में माउंट एवरेस्ट। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कर्णाली नदी। इसे घाघरा नदी बोलते हैं भारत में, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कर्णाली। सॉरी, नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली, भारत की तो है गंगा। भारत का कौन सा राज्य नेपाल की सबसे लंबी सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वह राज्य है जो नेपाल के साथ बहुत लंबी सीमा रेखा या बाउंड्री बनाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था और ये नेपाल में स्थित है। शार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में है, ठीक है। नेपाल की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। जैसे अपने यहाँ संसद बोलते हैं वैसे राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल और भारत के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? सूर्यकरण। इंपॉर्टेंट है, हर साल होता है ये। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? नैस्कॉम, सेल, इरेडा या फिक्की को? तो ये इरेडा को किया गया है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को, IRD या इरेडा जिसको आप बोल रहे हैं, ये है, ठीक है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को भारतीय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी ICC द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इरेडा को यह पुरस्कार नवीकरणीय ऊर्जा के लिए संस्थानों को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए दिया गया है, ठीक है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IREDA इसको प्रदान किया गया। और किसने दिया है? भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, ICC इसने दिया हुआ। किस वजह से दिया है? नवीकरणीय ऊर्जा में अपने अच्छे योगदान के लिए। क्या योगदान किया था? फाइनेंस प्रोवाइड किया था इन्होंने ऐसे संस्थानों को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीमा सड़क संगठन BRO, ओके, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, कब मनाया जाता है? 7 मई को। 4 मई, 7 मई, 8 मई और 5 मई। 7 मई को जो है ये आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कम से कम आपको बताई जा सके। सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। 7 मई 2021 को BRO का 61वां स्थापना दिवस था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस समय आप देख रहे हैं बहुत सारी घटनाएं भारत और चीन सीमा पर हुई, वहाँ पर BRO ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, इसलिए मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है। तो BRO का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में, वो आगे अभी चर्चा करेंगे। BRO का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश भारत की सीमाओं, उद्देश्य क्या है? भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना और भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों के दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता रहा था, ठीक है। सीमा सड़क संगठन स्थापना 7 मई 1960, मुख्यालय नई दिल्ली और राजीव चौधरी इसके महानिदेशक हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9,
भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च IIRR के निदेशक कौन बने हैं? तो ये बनी है रमन मीनाक्षी सुंदरम। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें देख लेते हैं। रमन मीनाक्षी सुंदरम को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक शाखा भारतीय चावल अनुसंधान, इसका वो कहाँ पर है? ये कटक में है, उड़ीसा। ओके, भारतीय चावल अनुसंधान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ICAR क्या है जान लेते हैं इसके बारे में। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, स्थापना 15 जुलाई 1929 को हुई थी, ध्यान रखने वाली बात है 29। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट, यानी फर्स्ट सेगमेंट का ये लास्ट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन, तमिलनाडु विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन है? प्रकाश गुप्ता, के पिचांडी, वी मुरलीधर या एम अप्पावू? तो ये एम अप्पावू साहब जो हैं तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अब चूंकि तमिलनाडु की बात हुई है तो तमिलनाडु की कुंडली खोल देते हैं। तमिलनाडु राजधानी है इसकी चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, इनको शॉर्ट फॉर्म में स्टालिन के नाम से जानते हैं, मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी। तमिलनाडु 3 राज्यों से घिरा हुआ है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। 3 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? केरल हो गया, कर्नाटक हो गया और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य कौन से हैं? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में जो लोकसभा की सीटें हैं पूछ ली जाती हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। लोकसभा की सीटें हैं 39। तमिलनाडु सीक्वेंस बैठाने के लिए जब आपसे आएगा ना तो उसमें ये पूछता है। तो तमिलनाडु की लोकसभा की सीट 39, राज्यसभा सीटें हैं 18, ठीक है, और विधानसभा की जो सीटें हैं वो 234 है। तमिलनाडु की मुख्य झीलें कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। बेरीझाम झील, ऊटी झील, कोडाईकनाल झील और चेम्बकम झील। तमिलनाडु के पर्वत कौन से हैं? पलानी पर्वत, शेवराय पर्वत और पंचमलाई पर्वत, ये तमिलनाडु के आपके पर्वत हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन कन्याकुमारी किस राज्य में है? तमिलनाडु। भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है, ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो केप कोमोरिन है, ये कन्याकुमारी में पड़ता है और कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है, ये हमारा दक्षिणतम बिंदु है। तमिलनाडु के प्रमुख हवाई अड्डे कौन से हैं? कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? चेन्नई में पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मदुरई हवाई अड्डा और तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सभी तमिलनाडु में इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आ गया आपका वेदांतगल, इंदिरा गांधी, मुदुमलय, ये सारे पूछे जाने वाले हैं, 3 के तीनों पूछे हुए हैं, इसलिए इनको रखा है मैंने। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान वेदांतगल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य और मुदुमलय अभ्यारण्य, ये तीनों अभ्यारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और भरतनाट्यम किसका लोक नृत्य है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। जैसे उत्तर प्रदेश का कथकली है वैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। चलिए, फर्स्ट सेगमेंट हमारा समाप्त होता है आज का। अब शुरू करते हैं अपना सेकंड सेगमेंट। इसमें डेली डोज की जो स्टैटिक जीके है उससे रिलेटेड यानी वन लाइनर क्वेश्चन, और जो कि आपको SSC, CGL, लोअर सबऑर्डिनेट, इस तरीके के जो भी एग्ज़ाम्स आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस, इन सारी चीज़ों में आपका आएगा। जो भी ग्रेड 3 के एग्ज़ाम्स है ना, उसको निश्चिंत होकर के इसको आप पढ़िए, बहुत फ़ायदा करेगा आपको। ये साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। सर्वदाता समूह यानी यूनिवर्सल डोनर कौन है? O। यहाँ ध्यान रखिएगा, O में भी O निगेटिव जो है, अगर और ज़्यादा पूछता है तो O निगेटिव आपका आंसर होगा। तो सर्वदाता समूह कौन सा है? O। सर्वग्राही समूह कौन सा है? AB, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ये कौन सा हो गया? ये AB हो गया। ये सबसे ब्लड ले सकता है, जब भी ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी तो ये यूनिवर्सल डोनर O और यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB। RH फैक्टर, ठीक है, RH फैक्टर के बारे में मैं आपको बताऊं, ये अफ्रीका के जो रीसस बंदर हैं सबसे पहले उनके ऊपर इसके बारे में जानकारी मिली थी 1980-85 के आसपास जो है, तो उसके बाद से उसका नाम RH फैक्टर रख दिया गया। RH ये है क्या एक्चुअली? कारक है, ये जो है विरासत में मिली हुई प्रोटीन होती है, जो आपका RBC होता है, रेड ब्लड सेल्स जो है, उसकी सतह पर पाया जाता है। अगर आपके खून में प्रोटीन है तो आप RH पॉजिटिव हैं,
ठीक है। यदि आपके रक्त में प्रोटीन की कमी है तो आप RH निगेटिव हैं, इसको आप ऐसे समझिए। RH पॉजिटिव जो है सबसे आम ब्लड ग्रुप है, और RH निगेटिव ग्रुप होना कोई बीमारी नहीं है। आमतौर पर ये आपके स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है, हालांकि ये आपकी गर्भावस्था को प्रभावित करता है। आपकी गर्भावस्था मतलब कहने का कि जो प्रेग्नेंट लेडी है, आपका मतलब आप लोगों से नहीं है, जो भी प्रेग्नेंट है उनकी गर्भावस्था को जो प्रभावित करता है वो उनसे रिलेटेड। यदि आप RH निगेटिव हैं और आपका शिशु RH पॉजिटिव है तो थोड़ा सा केयर करने वाली बात है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो सकता है उसमें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले उसकी तरफ। RH फैक्टर की खोज करता है, ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है, लैंड स्टीनर और विनर। हालांकि कब ज़्यादातर लैंड स्टीनर का ही केवल नाम आता है, लेकिन लैंड स्टीनर और विनर ये RH फैक्टर के खोज करता है आपके। रक्त की शुद्धता, रक्त को शुद्ध कौन करता है? वृक्क या किडनी शुद्ध करती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जिन लोगों को भी किडनी में प्रॉब्लम आती है, पहले तो कम पानी पीने की वजह से ये किडनी की समस्या ज़्यादातर आती है, ठीक है। और अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम हो गई है तो आपका ब्लड प्योरीफाई नहीं हो पाएगा। जिनको नहीं हो पाता है उनको क्या वेंटिलेटर पे डाला जाता है, ठीक है, सॉरी वेंटिलेटर कह रहा हूँ, ये अरे डायलिसिस पे डाला जाता है उनको। और जो डायलिसिस नहीं करा पाते हैं, जिनकी किडनी में प्रॉब्लम है, उनके चेहरे और हाथ पैर पे आप महसूस करेंगे कि पीलापन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। वजह यह है कि जो प्योरीफाई करने के बाद यूरिन से निकल जाता है आपका, ठीक है, ये किडनी में इन कार्य करता है, और अगर वो कार्य नहीं करता है तो वो जो यूरिन है वो ब्लड में मिलता रहता है। वो सारी चीज़ें होती रहती हैं, प्योरीफाई होकर के जो विषाक्त चीज़ें हैं, ठीक है, वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, इस वजह से ऐसा होता है। तो ये रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी शुद्ध करती है। ओके, वृक्क का भार कितना होता है किडनी का? 150 ग्राम, 150। रक्त का विलयन, रक्त क्या है? विलयन क्षारीय है। अब भाई क्षारीय का क्या मतलब हुआ? 7 का मतलब हो गया आपका कि ये न्यूट्रल है। अब इसके ऊपर जाएगा तो ये एल्केलाइन हो गया, ठीक, इसको क्षारीय बोलते हैं। और 7 से नीचे आ गया तो ये आपका क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ये एल्केलाइन हो गया और ये एसिडिक हो गया। ये 7 बीच में आपको उदासीन, जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो RH फैक्टर में तो ये ब्लड आपका क्या है? ये एल्केलाइन है, एसिडिक नहीं है, क्षारीय है, कहने का मतलब 7.4 है इसका, याद रखिएगा, पूछता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। अब हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है? पेसमेकर। अच्छा, आपने देखा होगा डॉक्टर जो आला लगाते हैं और उसके बाद सीने पे लगा करके आपकी गति को देखते हैं हृदय की, तो उसमें एक टेक्निकल लैंग्वेज है, लब ढब की आवाज़ आती है, ठीक है। अगर वो रिदम बिगड़ता है, ठीक है, तो आपको घबराहट महसूस होती है, आपको लगता है जैसे कान में सुनाई दे रहा है आपके दिल की खुद की धड़कन जो है, और हार्ट बीट आपकी बढ़ी रहती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, जो नियंत्रित करने के लिए यंत्र आता है, उसको बोलते हैं पेसमेकर, ठीक है। ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अब शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या बोलते हैं? शिरा बोलते हैं। शरीर से जो रक्तवाहिनी जाती है आपकी, उसको शिरा बोलते हैं। शिरा का मतलब क्या हो गया? वेन्स हो गया। और हृदय से शरीर की ओर, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे मतलब चारों तरफ, हृदय से शरीर की ओर जो ले जाने वाली रक्तवाहिनी होती है उसको धमनी बोलते हैं, ठीक है। ये अशुद्ध होता है, ठीक है, और ये शुद्ध होता है, इसको आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। शिरा मतलब वेन्स हो गया, धमनी मतलब आर्टरी हो गया। शिरा में अशुद्ध रक्त जाता है, क्यों भाई? क्योंकि शरीर से हृदय की ओर ये ले जाता है। और अशुद्ध का मतलब ये नहीं कि इसमें कचरा भरा हुआ है, अशुद्ध का मतलब ये कि इसकी ऑक्सीजन सोख ली गई है। जब लंग्स के द्वारा सोख ली जाती है ऑक्सीजन, तो वो कैसे सोखी जाती है? हृदय से शरीर की ओर जब जाता है, रक्तवाहिनी जाती है हृदय से, यानी पंप जब किया जाता है तो शुद्ध रक्त हो जाता है, और जब वो वहाँ से निकलता है तो ये अशुद्ध रक्त हो जाता है। तो शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी शिरा हो गई, हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी धमनी हो गई। जराविक 7 क्या है? ये आर्टिफिशियल हार्ट है। 1985 के आसपास जो है रॉबर्ट जराविक ने इसका आविष्कार किया था। कृत्रिम हृदय है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जराविक क्या है, तो ये कृत्रिम हृदय है। इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं खास, और कुछ पूछा नहीं जाता इसमें से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है, ठीक है। रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसकी वजह से ये होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ये रक्त का परिवहन होता है। तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किससे होता है? रक्त की वजह से होता है। सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपीज, ठीक है।
अस्थि मतलब हड्डी कह लीजिए, ठीक है ना। सबसे छोटी बोन जो है हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है। मध्य कर्ण कान के बीचों बीच आपकी छोटी सी हड्डी होती है, उसको बोलते हैं स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांग में पाई जाती है, यानी कि आपके कमर से लेकर के और घुटने के बीच का जो हिस्सा है वो आपकी जांग हो जाएगी, और वो उसके अंदर जो हड्डी है वो उसको फीमर बोलते हैं, ठीक है। सबसे लंबी पेशी ये आपके कमर के पुट्ठे के पीछे की जो मांसपेशी होती है उसको बोलते हैं। तो सबसे लंबी पेशी स्टोरी स्टोरियास स्टोरियास हो गया, ठीक है। सबसे लंबी पेशी स्टोरियास। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है आपका, यकृत, याद रखिएगा। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता, ठीक है, नहीं दोबारा उग आने की जो क्षमता होती है किस में होती है? यकृत में, ठीक है। लीवर का कोई हिस्सा अगर कट जाएगा तो वो मेंटेन कर लेता है, मेकअप कर लेता है अपने आप को। वैसे ही जैसे आप देखते हैं कि छिपकली की पूंछ गिरती है और फिर उग आती है, उसी तरीके की कुछ स्थिति होती है मानव शरीर में भी। तो पुनरुद्भवन की सर्वाधिक क्षमता यकृत में होती है और सबसे कम होती है मस्तिष्क में। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दांत का इनेमल। दांत का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है ना, बहुत कठोर होता है, चबाने के काम में आता है। तो दांत का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, कठोर भाग, उसको बोलते हैं इनेमल। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि लार ग्रंथि है सबसे बड़ी। और सबसे छोटी WBC, वाइट ब्लड कार्पल्स या वाइट ब्लड सेल्स, कौन सा है? लिम्फोसाइट। WBC लिम्फोसाइट सबसे बड़ा, सबसे छोटी लिम्फोसाइट जो है, सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट, और सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट छोटा और मोनोसाइट बड़ा। तो सबसे छोटा WBC लिम्फोसाइट, सबसे बड़ा WBC मोनोसाइट। सबसे बड़ी शिरा एम्फीरियर। सबसे बड़ी शिरा कौन सी है, यानी वेन्स कौन सा है? ये एम्फीरियर है। आरबीसीज का जीवन काल यानी रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? 120 डेज। क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीसी की निम्नवत में से किसका जीवन काल सर्वाधिक होता है? तो आंसर होगा आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल जो रेड ब्लड सेल है उसका 120 दिन होता है, और डब्ल्यूबीसी का जो है वो 4-5 दिन होता है। रुधिर का थक्का बनने का समय 2 से 5 दिन। रुधिर का थक्का किसकी वजह से बनाता है? के की कमी से बनता है, विटामिन के की कमी की वजह से। अब मानव शरीर से जुड़ी कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर से जुड़े कुछ जरूरी तथ्य। आरबीसी के बारे में मैंने बताया, और डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी जो है लाल रक्तकण, उसका निर्माण कहाँ पर होता है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत बारी क्वेश्चन ये आया है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है। लाल रक्तकण का जीवन काल 120 दिन, पहले ही बताया। श्वेत रक्तकण का 1 से 4 दिन, 3 से 5 दिन मैंने बताया था आपको, तो 1 से 4 दिन ये हो गया। श्वेत रक्तकण WBC, ठीक है, ल्यूकोसाइट को बोलते हैं। लाल रक्तकण एंथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रण कौन सा है? हाइपोथैलेमस। कहाँ पर होता है? ये आपका ये है शरीर है, ये यहाँ का मध्य का जो हिस्सा होता है, ये रीढ़ की हड्डी यहाँ तक जाती है, और आपका ये शरीर जो है कटोरे की तरीके से रहता है, इस पे टिका होता है। ये आपका वो है, रीढ़ की हड्डी आपकी है, ठीक है। तो यहाँ जा करके, और ये जो होता है ये आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, जो शरीर में ताप नियंत्रक का कार्य करता है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो मस्तिष्क से जुड़ी परेशानी कोई भी होती है उसको भी नियंत्रित करता है। अगर सही पोषण नहीं मिलता है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम इसमें रहती है। और ये प्रतिरोधक क्षमता जो होती है ना, फर्स्टली जो भी जैसे आप कोरोना और बाकी सारी चीज़ें, ये उसमें भी प्राथमिक रूप से नियंत्रित करने का कार्य करता है हाइपोथैलेमस। ओके। मनुष्य ह्यूमन को सर्वदाता समूह, यूनिवर्सल डोनर O हो गया, यूनिवर्सल जो है रिसेप्टर आपका AB हो गया। ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, ये आप जो डॉक्टर साहब लोग ऐसे बड़ा सा लेकर के चलते हैं ना, हाथ से ऐसे दबाते रहते हैं, ग्रीन कलर का, तो उसमें पारा लगा होता है, और ये इस तरीके से अपना, पहले ये बंद रहता है, बाद में खुलता है, तो ये ऐसे, फिर ये यहाँ पे आला लेकर के ऐसे दबा करके ये मीटर ऐसे 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 यहाँ पर पारा बढ़ता जाता है। तो ये क्या हो गया? स्फिग्मोमैनोमीटर इसको बोलते हैं, रक्तचाप देखते हैं इसे डॉक्टर, ठीक है। ब्लड बैंक कहाँ पर होता है? प्लीहा, स्प्लीन। स्प्लीन में आपका, इसको ब्लड बैंक बोलते हैं। ये आपका डायफ्राम, ये आपका ऊपर का जो रिब्स हो गई, यहाँ पर जो है आपका प्लीहा रहता है, ठीक है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, ये ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है कि अक्सर लोग जो पूछा जाता है क्वेश्चन कि भोजन का पाचन, तो वो सीधे पहुंच जाते हैं इंटेस्टाइन में, आंत में। ऐसा नहीं है, भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है,
ठीक है। मुंह में क्या होता है, लार होती है, और लार में क्या होता है, टाइलिन होती है। और टाइलिन का क्या कार्य होता है कि भोजन को लुगदी बना करके वो जो आपका ग्रास नली है उससे सरकने में वो करे, और भोजन का टूटना वहीं से शुरू हो जाता है। तो टाइलिन जो है मुख्य कार्य वहीं से आपका भोजन का पाचन, क्वेश्चन आएगा तो मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, लार के माध्यम से। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पचे हुए भोजन का अवशोषण जो शरीर लेता है उसको ग्रहण करता है वो कहाँ से करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से करता है। जो पित्त होता है जिसको बाइल बोलते हैं, कहाँ से होता है, यकृत से स्रावित होता है। चलिए साहब, हमारा ये सेकंड जो वो है सेगमेंट वो भी समाप्त हो गया। अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। डेली डोज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक। अब आज हम लोग जो शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे वो फंगस से रिलेटेड, कि फंगस जो है यानी कवक जिसको बोलते हैं उससे होने वाले रोग। इसका एक छोटा सा बहुत प्यारा सा ट्रिक है, आपको याद भी रहेगा कि गंजा दामाद खाए फ्रूट। कवक से होने वाले जो रोग हैं क्या है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से गंजापन हो गया आपको, बाल्डनेस। दामाद में दम्मा और दाद, अब आगे से याद रखिएगा, घर में कोई भी दामाद आएगा तो याद रखिएगा दम्मा और दाद, ठीक है। तो गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा से गंजापन हो गया, दामाद में दम्मा हो गया, और दाद से दाद यानी रिंगवर्म, खुजली होती है ना आपको। तो खुजली भी अलग अलग तरीके के प्रकार की होती है, दाद, खाज और खुजली, ठीक है। दाद में जो होगा वो रिंग वर्म आपके पड़ जाएंगे, ठीक है, और ये रेडनेस आ जाएगी। खाज में तो वाइटनेस आ जाएगी खुजाते खुजाते आपको, और जो खुजली होती तो खुजली होती रहती है। तो ये अपना दाद खाज खुजली, तो ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है दाद खाज खुजली। इंपॉर्टेंट ये है आपका कि जो फंगस से होने वाले रोग हैं। गंजा दामाद खाया फ्रूट, गंजा से गंजापन हो गया, दामाद में दम्मा और दाद, तो ये दामाद हो गया भाई साहब, दम्मा और दाद ये फंगस के हो गए। और खाए फ्रूट, खाए से खाज हो गया, और फ्रूट से एथलीट फुट, ये बीमारी आपको मतलब जिसको भी फंगल इन्फेक्शन होता है उसको होती है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आराम से याद हो गया आपका, गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये फंगस से होने वाली डिजीजेज है, पूछी जाती है जो उनकी बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है गंजापन यानी बाल्डनेस। यह रोग टीनिया कैपिटस नामक फंगस की वजह से होता है। टीनिया कैपिटस एक फंगस है, इसकी वजह से जो है ये रोग होता है, सिर के बाल झड़ जाते हैं। गंजापन किसकी वजह से, टीनिया कैपिटस, खाली पूछ लिया किसकी वजह से, तो कवक की वजह से या फंगल इन्फेक्शन, और नाम पूछा तो टीनिया कैपिटस। दम्मा क्या है, इससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इस कारण मनुष्य के फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। आजकल जो कोरोना अटैक कर रहा है वो भी लंग्स पे ही अटैक कर रहा है, तो जो दमे वाले हैं उनको और ज़्यादा समस्या हो जाती है, ठीक है। हालांकि इसमें कफ की हार्डनेस बढ़ जाती है लंग्स में, जिसकी वजह से ब्रीदिंग कम हो जाती है और आदमी पूरी तरीके से सांस नहीं ले पाता है, और लंग्स उतना ब्रीथ नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, डेथ होती है, और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता उनको, जो आप सारी समस्या सुन रहे हैं। तो वो एक अलग सेगमेंट है। दम्मा का मतलब बताने का ये था कि इसमें भी फेफड़े के रोगी के जो फेफड़े हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, कभी कभी पानी भर जाता है किन्हीं किन्हीं केसेस में। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले उसमें बढ़ते हैं। दाद यानी रिंग वर्म। तो रिंग वर्म के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। ये एक संक्रामक रोग है, त्वचा पर लाल रंग के फोड़े पड़ जाते हैं, और भांति भांति जगहों पे आपके ये, समझ रहे हैं ना, भांति भांति जगहों पे ये हो जाते हैं। तो ये जो बारिश का समय है अभी जून जुलाई का, इसमें ये समस्या ज़्यादा रहती है। खाज जो है, स्केबल्स, इसमें खुजली होती है और सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। मैंने बताया था आपको कि खुजली होती है और सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं ये खाज में। एथलीट फुट, इंपॉर्टेंट है ये जानना आपके लिए कि पैरों की त्वचा मोटी हो जाती है इसमें, ठीक है, और कट फट जाती है। कुछ ऐसा होता नहीं, एथलीट फुट का मतलब पैर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, त्वचा मोटी हो जाती है और कट फट जाती है, इसको एथलीट फुट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आज का तीनों सेगमेंट आपका समाप्त होता है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर ये सारी चीज़ें, इतनी मेहनत की जा रही है, इस आधे घंटे की वीडियो बनाने के लिए 4 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, तो लाइक सब्सक्राइब करिए आप इसको, ठीक है, शेयर करिए और भी लोगों के पास भेजिए। ओके, थैंक यू।